एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि स्योंगहो ने रियो को अपनी फीलिंग्स बता दी थी। उसने कह दिया था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये सुनकर तो वो भी चौंक जाती है कि तभी देखती है कि पानी भी उबल गया था। वो बर्तन हटाने लगती है कि उसका हाथ जल जाता है। तो स्योंगहो फटाफट से उसके पास जाता है, कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। वो कहती है मैं ठीक हूँ, लेकिन वो कहता है कि तुमने खुद को जला दिया और उसका हाथ पकड़कर ठंडे पानी में धोने लगता है। कहता है कि चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। तो वो मना करती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। वो कहता है कि तुम अपना ध्यान नहीं रख सकती, अब मैं तुम्हें खाना बनाने के लिए मना भी तो नहीं कर सकता, मुझे तुम्हारी चिंता होती है। तो वो कहते हैं कि तुम मेरी चिंता क्यों कर रहे हो। तब वो कहता है कि क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, मुझे तुम्हारे बारे में पता है कि तुम्हारे साथ क्या क्या चल रहा है। मुझे इस बात की चिंता है कि तुम हर्ट ना हो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे आसपास अच्छे लोग हों, और मुझे ये भी पता है कि तुम अभी ही एक रिलेशनशिप से हटी हो, लेकिन अभी भी उसे लेकर कंफ्यूज हो। इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा टाइम देता हूँ ये सोचने के लिए कि तुम मेरे लिए क्या फील करती हो। फिर हम स्योंगहो की मॉम को देखते हैं। वो घर आती है तो स्योंगहो ने उनके लिए एक गिफ्ट रखा हुआ था। उसमें एक प्यारा सा नेकलेस था। ये देखकर बहुत खुश होती है और उसे पहन भी लेती है। वहीं उसके डैड भी वापस हॉस्पिटल चले गए थे क्योंकि उन्हें अपनी वाइफ को किसी और के साथ देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। नेक्स्ट हम रियो को देखते हैं। वो घर पर थी तब अपने पास्ट को याद करती है। जब उसे स्विम करने से डर लगा था तो स्योंगहो ने उसे हिम्मत दी थी। उसकी कान पर हाथ लगाकर कहा था कि इसकी आवाज ऐसी होती है जैसे कि पानी में जाने के बाद होती है, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तब वो खुद से कहती है कि शायद उसे नहीं पता, लेकिन मैंने उसे पहले लाइक किया था, पर मैं ये भूल गई थी। लेकिन वो फीलिंग्स अभी भी कहीं ना कहीं मेरे अंदर ही है। वहीं स्योंगहो अपने रूम में ये सोच रहा था कि आखिर मैंने कर ही दिया, लेकिन कहीं मैंने कुछ ज्यादा ही तो नहीं बोल दिया। नहीं, अगर आपने चाकू निकाला है तो आपको कुछ तो काटना ही चाहिए। फिर सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने सच में कुछ ज्यादा ही बोल दिया हो। वो बस खुद से बड़बड़ाया जा रहा था, कह रहा था कि बस इसी वजह से तो मैं पागल हो जाता हूँ, लेकिन अब मैं उसे कल कैसे फेस करूंगा। फिर पर्दे खोलकर देखता है कि वो अभी तक सोई नहीं थी, और फिर वापस से बंद कर देता है कि तभी रियो भी पर्दे खोलकर उसे उठाने की सोचती है, पर उठाती नहीं है। अब रात भर इन दोनों का काम यही था, इसलिए दोनों ठीक से सो ही नहीं पाए थे। अगली सुबह स्योंगहो जब किचन में कॉफी बना रहा था तो उसकी मॉम आती है और कहती है कि तुम तो काफी थके हुए लग रहे हो, ठीक से सोए नहीं। वो कहता है मैं बहुत बिजी था इसीलिए। फिर अपनी मॉम के गले में वही नेकलेस देखता है, पूछता है कि आपको पसंद आया, आप पर बहुत अच्छा लग रहा है। वो कहती है हाँ, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तुम्हें मेरी पसंद के बारे में बहुत अच्छे से पता है, मैं हमेशा इसे अपने पास रखूंगी। तो वो कहता है कि नेक्स्ट टाइम मैं आपको इससे भी ज्यादा अच्छा वाला दूंगा। ये सुनकर तो उसकी मॉम उसे प्रॉमिस लेती है कि तभी उसके डैड भी आ जाते हैं। तब स्योंगहो से पूछता है कि कल नाइट ड्यूटी थी क्या, मम्मी का बर्थडे था। वो कहते हैं कि अच्छा ऐसा था, मैं तो बहुत बिजी था तो भूल गया, मुझे माफ करना। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, बर्थडे तो हर साल आते रहते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो स्योंगहो कहता है कि साथ में खाना खाते हैं फिर, और वो कहते हैं कि मैं रेस्ट करना चाहता हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ ना, और फिर अपने रूम में चले जाते हैं। अब ये सब देखकर तो स्योंगहो को भी अच्छा नहीं लगता। दूसरी तरफ रियो भी रात भर ठीक से सो नहीं पाई थी, तो अपना फेस देख रही थी कि मेरी आंखों के नीचे कितना डार्क हो गया है। फिर जब मेकअप कर रही थी तब उसकी नजर स्योंगहो की टाई पर पड़ती, तब याद करती है कि किस तरह स्योंगहो ने उसकी हेल्प की थी। जब उस गुंडे को पकड़ते हुए वो नीचे गिर गई थी तो उसकी नाक से खून निकल रहा था, तो उसने अपनी टाई निकाल कर खून साफ किया था। वो भी खुद से कहती है कि आखिर टाई से खून कौन साफ करता है, मुझे इसे वापस कर देना चाहिए। और फिर अपने कपड़े देखने लगती है कि मैंने आज क्या पहना है। वहीं बाहर डोंगजिन अपनी मॉम से इन्वेस्टमेंट के बारे में बातें कर रहा था। कहता है कि आजकल जो फिटनेस ट्रेनर होते हैं वो खुद को प्रमोट करते हैं। कहने लगता है कि अगर आप इंस्टाग्राम में फेमस हो जाओगे ना तो आप एक इन्फ्लुएंसर बन जाओगे, आपके पास बहुत ही पैसा होगा। वो ये सब कह रहा था कि इतने में रियो उसके पास आती है कि तुमने फिर से अपनी बकवास शुरू कर दी और उसे मारकर वहाँ से भगा देती है। तब उसकी मॉम कहती है कि तुमने आज शर्ट क्यों नहीं पहनी है। वो कहती है मैंने सब लॉन्ड्री में दे दिया है। तो वो कहती है कि नहीं, तो मैंने तो तुम्हारे रूम में रखी थी। तब वो कुछ बहाना बनाकर वहाँ से निकलने लगती है कि उसकी मॉम कहती है कि तुमने परफ्यूम भी लगाया है। वो मना करके फटाफट से दरवाजा बंद करके वहाँ से निकल जाती है। बाहर से स्योंगहो मिलता है, पूछता है कि तुम ठीक से सोई। वो कहती है हाँ, मैं तो बहुत आराम से सोई, मुझे बहुत अच्छे से नींद आई। फिर वो उससे पूछती है, तब वो भी यही कहता है कि जैसे ही मैं बिस्तर में पड़ा ना एकदम से नींद आ गई, सुबह कब हो गई पता ही नहीं चला। तब रियो उसे उसकी टाई वापस करती है, उसे थैंक्स करती है। फिर कहती है कि तुम्हें मेरा आंसर चाहिए था ना, तो क्या मैं तुम्हें बाद में दे सकती हूँ। वो कहता है हाँ, अच्छे से सोच कर बताना। वो कहती है कि इसकी कोई एक्सपायरी डेट तो नहीं है ना। तब वो कहता है कि लाइफ बहुत छोटी है, तो ये ठीक नहीं है कि तुम मुझे इसका जवाब बाद में दो। फिर दोनों एक स्टोर में जाते हैं और ऐसे सामान को ढूंढते हैं जिसकी एक्सपायरी डेट नजदीक हो, ताकि वो उतने ही दिन में उसे आंसर दे दे। फिर जब वो सामान ढूंढ रहा था तो रियो उसे ही देखने लग जाती है। वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और वहाँ से फटाफट भाग जाती है। तब स्योंगहो भी देखता है कि वो यहाँ पर नहीं है। फिर वो ऑफिस जाता है। वो लीना और म्योंग के लिए भी खाने पीने का सामान लाया था। तब लीना उसमें से एक मिल्क बोतल ले लेती है, पर स्योंगहो उससे वो नहीं लेता है क्योंकि ये तो उसने रियो के लिए रखी थी। कहता है कि ये मेरा है। फिर उसे देखकर स्माइल करता है क्योंकि इसकी एक्सपायरी डेट 11 दिन की थी, यानी कि 11 दिन के अंदर तो उसे जवाब देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट हम डैनो को देखते हैं। उसने पैरामेडिक के ऊपर एक रिपोर्ट बनाई थी, तो इसके बारे में अच्छे से समझने के लिए वो पैरामेडिक की तरह काम करके एक्सपीरियंस लेना चाहता था। इसलिए वो मोयम से मिलने जाता है। उसे बताता है कि मैं यहाँ पर एक इंटरव्यू के लिए नहीं, तुम्हारे काम का एक्सपीरियंस लेने के लिए आया हूँ। मैं एक दिन के लिए तुम्हारे साथ इमरजेंसी रिस्पॉन्डर बनना चाहता हूँ। वो मना करती है कि तुम ये सब नहीं कर सकते, ये सब तुम्हारे बस का नहीं है, तुम कोई भारी सामान भी नहीं उठा पाओगे। तो वो पुशअप्स करके दिखाने लगता है। कहता है कि मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर कर रहा हूँ, मैं अपने लिए पूरा कॉन्फिडेंट हूँ। तब उसकी मसल्स देखकर वो एकदम से चुप हो जाती है। कहती है कि चलो चलो उठ जाओ, मैंने देख लिया। फिर उसे उनके हेड से परमिशन भी मिल जाती है। उनका हेड भी बहुत खुश होता है। कहता है कि मैं तुम्हारा आर्टिकल देखना चाहूंगा, तुम्हें कुछ भी जरूरत होगी तो मुझे बताना, और इसमें मोयम तुम्हारी हेल्प करेगी।
फिर हम रियो के डैड को देखते हैं, वो रेस्टोरेंट पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत कुछ गंदा हो रखा था। सोचते हैं कि मैं तो साफ करके गया था, फिर वो साफ करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ लेडीज पार्टी मिलकर एक ड्रामा देख रही थी कि तब रियो की मॉम पूछती है कि ये किस बारे में है। वो बताते हैं कि ये एक रोमांटिक ड्रामा है। तभी उनके पास जुन का मैसेज आता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। ड्रामा के बारे में दिखाया जाता है तो उसमें वैसा ही होता है जैसे कि रियो और जुन पहली बार मिले थे। रियो के फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, उसे अर्जेंट कॉल करनी थी। तब जुन उसकी हेल्प करता है, उसे अपना चार्जर यूज करने को देता है। फिर जब वो कहती है कि तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं होगा ना, तब वो अपना ईयरफोन लगा लेता है। प्रेजेंट में जुन रियो की मॉम से मिलने आया था। जब वो आती है तो कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी वजह से नहीं आई हूँ, मैं ये सुनने के लिए आई हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो। तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक था, तो फिर अब ऐसा क्या हुआ? तुमने एक दूसरे को चीट नहीं किया, लेकिन हमें सच भी नहीं बता रहे हो, और तुम एक दूसरे से नफरत करते हो। तो वो कहता है कि मैंने उससे कभी नफरत नहीं की, मैं अभी भी उससे प्यार करता हूँ। वहीं पास से रियो के डैड भी गुजर रहे थे, तो वो इन दोनों को साथ में देख लेते हैं। इस बीच रियो अपनी कुकिंग क्लास में थी, तब स्योंगो से मैसेज करता है कि मैंने बोतल खरीद ली है, तुम्हारे पास सोचने के लिए सिर्फ 11 दिन बचे हैं। ये देखकर तो वो चिल्लाती है कि बस 11 दिन। फिर एकदम से चुप हो जाती है, सबसे माफी मांगती है जोर से चिल्लाने के लिए। नेक्स्ट जब रियो की मॉम घर पर आती है तो उसके डैड नाराज होते हैं कि तुम जोन से मिलने क्यों गई थी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे छुपा सकती हो, तुम मुझे बेवकूफ बना सकती हो। वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, उसने मुझे मिलने के लिए कहा था, उसने कहा कि वो रियो से अभी भी प्यार करता है, वो सबके साथ यूएस लेकर जाना चाहता है। तो वो गुस्सा करते हैं कि उसकी ये सब कहने की हिम्मत कैसे हुई, लेकिन तुम्हें क्या हो गया है, तुम उसकी ये बकवास सुन रही थी, तुम यूएस के लिए इतनी पागल क्यों हो, तुम्हें अपनी बेटी की फीलिंग्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो गुस्सा करती है, कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी मेरी तरह गरीबी में जिए। ये सुनकर उसके डैड काफी अपसेट हो जाते हैं, इसलिए बाहर चले जाते हैं। तब उन्हें स्योंगो के डैड मिलते हैं। पहले तो दोनों एक दूसरे को हाई करके निकलने लगते हैं, लेकिन फिर दोनों ही एक दूसरे को ड्रिंक के लिए पूछते हैं, क्योंकि दोनों अपनी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान थे। ड्रिंक के लिए वो रेस्टोरेंट आ जाते हैं। दोनों नशे में खाने को लेकर बातें करते हैं कि मेरी लाइफ तो इस खाने की जैसे हो गई है, और अपनी अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स बताते हैं। तब स्योंगो के डैड पूछने लगते हैं कि ये खाना किस चीज का बना हुआ है। वो बताते हैं कि चावल का। फिर पूछते हैं कि क्यों, तो इस पर वो जवाब देते हैं। वो उनके हर जवाब पर क्यों क्यों पूछ रहे थे, इससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। कहते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ ड्रिंक करनी ही नहीं चाहिए थी। मतलब कि इस बार उल्टा हो रहा था, वो उनसे परेशान हो रहे थे। अगली सुबह डोंगजिन अपनी मॉम की हेल्प करने लगता है, क्योंकि वो एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहता था और चाहता था कि इसकी मॉम उसके लिए इंस्टाग्राम फॉलोअर्स खरीदे, इसलिए वो उन्हें पटाने की कोशिश कर रहा था। कि तभी रियो भी आती है और जोर से मारती है कि तुम फिर से शुरू हो गए। कहते तुम हमेशा पैसे कमाने की बजाय ये सब बकवास करते रहते, तुम्हें मॉम के लिए बुरा नहीं लगता। तो वो भी कहता है कि तुम कौन सा मुझसे अलग हो, तुम भी तो मेरे जैसे ही कर रही हो। वो दोनों लड़ाई करने लगते हैं। तो मॉम कहती है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो, जब देखो एक दूसरे को देखकर लगते ही रहते हो, मेरा वैसे ही सिर दर्द हो रहा है, तो इसलिए सब बंद करो। और डोंगजी को जाने को बोलती है। उसकी जाने के बाद रियो अपनी मॉम को समझाती है कि वो आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसे कोई भी पैसा मत देना। तब वो कहती है कि बचपन से ही उसके दिल में छेद है, तो डॉक्टर ने कहा था कि उसे रुलाना नहीं तो सर्जरी नहीं हो पाएगी। तब वो कहती है कि मैंने अब तक कितनी बार ये बात सुन ली है, लेकिन अब तक उसकी सर्जरी नहीं हुई है, तो उसका छेद खुद ही ठीक हो जाएगा। आपको उसके साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। वो कहती है कि जब तुम्हारे बच्चे होंगे ना, तब मैं देखूंगी कि तुम मुझे कैसे ट्रीट करती हो। फिर स्योंगो को दिखाया जाता है, वो रियो को मैसेज करता है कि तुम्हारे पास अब बस 10 दिन बचे हैं। साथ में एक इमोजी भी भेजता है। मैसेज देखकर रियो खुश होती है कि इसने पहली बार इमोजी भेजी है। कि तभी से जून मिलता है। वो उसके चाय लेकर आया था। कहता है कि मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी है, अब मैं शुरुआत से शुरू करूंगा। फिर हम वो टाइम लेते हैं कि जब ये लोग मिले थे, तो उस दिन चार्जर के लिए रियो उसे थैंक्स करती है और कहती है कि क्या मैं तुम्हें एक ड्रिंक की ट्रीट दे सकती हूँ। वो कहता है कि कोई बात नहीं। कि तभी रियो का पेट आवाज करने लगता है, तो जून भी नोटिस कर लेता है, इसलिए उसके लिए एक स्पेशल चाय लेकर आता है। कहता है कि डाइजेशन के लिए अच्छा है। और इसी तरह उनकी डेट की शुरुआत हुई थी। तो अब जून उसे उसी तरह से वापस पाना चाहता था। उसकी शुरुआत उसने उसे चाय से की थी। उसे उम्मीद थी कि शायद वो पहले की तरह उसके लिए फील करे। दूसरी तरफ स्योंगहो और ताई अपने क्लाइंट से मीटिंग करके वापस आ रहे थे, तो उसे बता देता है कि मैंने रियो को अपने फीलिंग्स के बारे में बता दिया है। वो पूछती है तो उसने क्या कहा। वो बताता है कि उसने अभी आंसर नहीं दिया है, मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। तब वो कहते हैं कि मैं उम्मीद कर रही हूँ कि टूट जाए। जब हमने डेट किया था तुम बहुत ज्यादा अच्छे इंसान थे, तुम्हारे मन में तब भी उसके लिए फीलिंग्स थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुमने मुझे धोखा दिया, पर शायद मुझे डंप कर दिया। तो अब तुम्हारी बारी है डंप होने की, क्योंकि वो रेस्टोरेंट वाला लड़का काफी अच्छा है, रियो के काफी क्लोज भी लग रहा था। फिर उसकी तारीफ करके वहाँ से चली आती है। तब स्योंगहो को डोंगजी का मैसेज आता है कि क्या तुम आज रात फ्री हो। फिर हम रियो की मॉम को देखते हैं, वो पैसे ट्रांसफर कर रही थी कि वापस आते हुए फोन पर किसी से बात करती है। अगर तुम्हारे पास कोई पार्ट टाइम जॉब हो तो बताना। कि तभी वो रियो को कुछ लोगों के साथ निकलते हुए देखती है। वहाँ पर एक से पूछते है कि ये कौन सी जगह है। तब उन्हें पता चलता है कि रियो कुकिंग क्लासेस ले रही है। इसके बाद वो रेस्टोरेंट जाकर अपने हस्बैंड को सब कुछ बता देती है। फिर नेक्स्ट जब रियो घर पहुंचती है तो देखती है कि स्योंगहो आया हुआ था, क्योंकि डोंगजी ने उसे किसी प्रपोजल के बारे में बात करने के लिए यहाँ बुलाया था। तो वो उसके लिए गालियां निकालने लगती है कि इतने में उसकी मॉम डैड भी आ जाते हैं। तो उनसे कहती है कि आपको पता है आपका बेटा क्या कर रहा है, पहले उसने आपसे पैसे मांगे और अब स्योंगहो को बुलाया। लेकिन इसकी मॉम बात सुनना छोड़कर उसका बैग लेती है और सारा सामान बाहर निकाल देती है। उसमें उसकी कुकिंग क्लासेस की बुक देखकर पूछती है कि ये सब क्या है। तो वो कहती है कि मैंने कुकिंग क्लास ज्वाइन की है। स्योंगहो रियो का साइड ले रहा था। कहता है कि आप लोग पहले इसकी बात तो सुन लो। वो पूछता है कि तुम्हें इस बारे में पता था। वो हाँ कहता है। तो उसकी मॉम कहते हैं कि वैसे तो तुम दोनों एक दूसरे से इतना लड़ते रहते हो, लेकिन इस बात को छुपाने के लिए तुम साथ में हो।
रियो कहती है कि मेरा बिजनेस है, मेरे सपने हैं। वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की। उसके डैड भी कहते हैं कि इसका मतलब तुम चुपचाप से मेरा किचन यूज करती थी प्रैक्टिस करने के लिए। वो कहती है मेरे पास प्रैक्टिस करने के लिए कोई जगह नहीं थी और मैं सर्टिफिकेशन मिलने के बाद आपको सब बताने वाली थी। तो वो कहते हैं कि क्या तुम सच में इस तरह का काम करना चाहती हो, लेकिन तुम्हारे पुराने काम के बारे में क्या, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारे एक्सपीरियंस के बारे में क्या। वो कहती है वो सब मेरे लिए कीमती था, लेकिन अब मेरा यही सपना है। उसके डैड तो ये सुनकर बहुत शॉक्ड होते हैं कि इस लड़की को क्या हो गया है, ये सब कुछ कैसे छूट सकती है। मतलब कि हमने एक बेवकूफ को पैदा किया, 10 साल तुमने जो काम किया उसको गुर्गों पर कर दिया। उसे बहुत कुछ सुनाने लगते हैं। स्योंगो भी चुपचाप बस उनकी बातें सुन रहा था और रियो की फीलिंग्स को समझ रहा था। इतने में डोंगजिन भी घर आता है, देखता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर रियो से कहता है कि जरूर तुमने कुछ किया होगा ना, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। कहते हैं कि आपने मुझ में और डोंगजिन में फर्क किया है, हमेशा मेरे लिए स्ट्रिक्ट रहे हो। लेकिन उसका क्या, वो फुटबॉल प्लेयर बनना चाहता था लेकिन वहाँ से भाग गया। म्यूजिक सीखना चाहता था तो आप उसके लिए इंस्ट्रूमेंट लेकर आए, लेकिन उसने वो भी छोड़ दिया। 4 बार कॉलेज में ट्राई किया लेकिन जा नहीं पाया। एक्टिंग करने के लिए थिएटर ज्वाइन किया लेकिन छोड़ कर आ गया। आप दोनों ने इसकी वजह से कितना सफर किया है, इसलिए मैंने इतना हार्ड वर्क किया। मैं आपकी परेशानियां और नहीं बढ़ाना चाहती थी, लेकिन उसका क्या, वो तो अभी भी वैसा का वैसा ही है और अब उसके पास कोई नया ही आइडिया है। मॉम भी उसका सपोर्ट कर रही है। डोंगजिन को तो गुस्सा आता है, लेकिन स्योंगो से शांत होने के लिए कहता है। पर रियो आज चुप नहीं होने वाली थी। कहती है कि आपने उसकी इतनी गलती माफ की है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। आखिर मैं अपनी लाइफ में वो क्यों नहीं कर सकती जो मैं चाहती हूँ। उसकी मॉम डैड बस चुपचाप सब सुन रहे थे। तो उसके डैड कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो, लेकिन कुकिंग को छोड़कर। अभी तुम्हारे लिए फन है, एक सपना है कि तुम्हारा रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चले। मैंने भी ये सब सोचा था, मैं ट्राई कर चुका हूँ, इसलिए तुम ये सब नहीं कर सकती। रियो तो उनकी बातें सुनकर बहुत हर्ट होती है और गुस्से में बाहर चली जाती है। स्योंगो से शांत करने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है तो वो कहते हैं कि मुझे फॉलो मत करो, पर उसे पता था कि वो गुस्से में है, इसलिए उसका हाथ पकड़कर अपने साथ एक जगह ले आता है। यहाँ आकर वो काफी ज्यादा अच्छा फील करती है। व्हाइट फ्लावर्स देखकर कहती है कि ये तो एकदम पॉपकॉर्न जैसे लग रहे हैं, इनका नाम क्या है। तो बताता है कि ब्राइडल रेस्ट है। तो वो उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है। वो कहता है कि तुम इतनी लंबी नहीं हो, इन्हें नहीं पकड़ पाओगी। फिर पूछता है कि तुम्हें अब सही लग रहा है ना। वो कहती है कि मैं थोड़ा एम्बैरस हो रही हूँ, क्योंकि तुम हमेशा मेरे एम्बैरेसिंग मोमेंट देख लेते हो। तब बातों बातों में वो समझाता है कि पेरेंट्स भी गलती कर सकते हैं और उनके बच्चे भी, लेकिन अगर तुम उनसे आर्ग्यू करोगे तो बाद में तुम्हें गिल्टी फील होगा। तो वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता, तुम भी अपने पेरेंट्स के साथ फाइट करते हो। वो कहता है नहीं। तो वो कहती है कि तुम्हारी फैमिली कितनी अच्छी है ना, तुम्हें परेशान करने वाला कोई सिबलिंग भी नहीं है। लेकिन इन सब में उसे इस बात की ज्यादा चिंता थी कि अब मैं अपनी कुकिंग प्रैक्टिस कहाँ करूंगी। तो वो कहता है कि तुम मेरे ऑफिस जाकर कर सकती हो, जब सब लोग चले जाए तब आ जाना। तब बातों बातों में वो उसे याद दिलाता है कि तुम्हारे पास बस 9 दिन बचे हुए हैं। इस सुनकर तो वो आगे भागने लगती है और वो उसके पीछे पीछे। अगले दिन डैनो पैरामेडिक टीम को ज्वाइन करने के लिए पहुंच जाता है। तो मोयम से सारे काम समझाती है, इक्विपमेंट्स के बारे में बताती है। फिर वो रेस्क्यू के लिए निकल जाते हैं। फिर हमें स्योंगो की मॉम को दिखाया जाता है, वो ब्रेड खा रही थी कि तभी उन्हें ध्यान आता है कि लास्ट टाइम री जो खाना लेकर आई थी वो बचा हुआ है। वो काफी टेस्टी लग रहा था, इसलिए उसे निकाल कर खाने लगती है कि इतने में उनके हस्बैंड आते हैं। वो सब देख लेते हैं, तब वो अच्छे से प्लेटिंग करके उन्हें खाना देते हैं। इसके लिए वो उन्हें थैंक्स करती है। फिर वो चले जाते हैं। तब वो उनका किया हुआ मैसेज पढ़ती है कि हमारा बेटा बड़ा हो गया है, तो मैंने जो भी कहा उसके बारे में एक बार जरूर सोचना, ये एक इम्पोर्टेंट डिसीजन है। और दूसरी तरफ मोयम और उसकी टीम रेस्क्यू के लिए पहुंच गई थी। डैनो भी उनके साथ ही था। वहाँ पर एक आदमी पेड़ों की मेंटेनेंस करते हुए गिर गया था और साथ ही वहाँ पर बहुत सारी मधुमक्खियां थी। वो जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन इन सब में डैनो को मधुमक्खी ने काट दिया था। तो मोयम कहती है कि तुम्हें वहाँ से हट जाना चाहिए था, हमारी हेल्प क्यों कर रहे थे। वो कहता है कि हम एक टीम है, तो मैं ऐसे कैसे जा सकता था। तब वो उसे डॉक्टर से मिलने को बोलती है, लेकिन वो कहता है कि आज मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, और जब तुम्हें चोट लगती है तो तुम कौन सा ट्रीटमेंट लेती हो। इतने में उन्हें एक और इमरजेंसी कॉल आती है, तो वो डैनो को साथ चलने को बोलती है। वहाँ पहुंचते हैं तो देखते हैं कि हेल्दी सा आदमी नीचे गिर गया था, इस वजह से वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन सब लोग मिलकर उसे ले जाते हैं और ऐसे ही वो दिन भर बिना रुके बहुत सारे रेस्क्यू करते हैं। इसके बाद स्योंगो को दिखाया जाता है, वो एक प्रोजेक्ट को लेकर एक थिएटर आया हुआ था। तो वो थिएटर की डिजाइन के बारे में काफी कुछ बताता है। कहता है कि मेरी इससे बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। मैं पहली बार बहुत छोटे में अपनी एक फ्रेंड के साथ आया था। उसे टाइम उसकी नजर पॉपकॉर्न पर पड़ती है, उसे खरीद लेता है। फिर रियो को कॉल करता है कि मैं ऑफिस आ रहा हूँ, तो तुम क्या प्रैक्टिस के लिए आ रही हो, मैंने म्योंग को पहले ही बता दिया है। तो वो कहती है कि ठीक है मैं आती हूँ। दोनों ऑफिस के पास मिलते हैं, तब रियो के साथ जून भी आया हुआ था। उसे देखकर स्योंगो बोलता है कि तुम इसके साथ क्या कर रही हो। जून कहता है कि मैं कुकिंग क्लास के बाहर इसका वेट कर रहा था। तो वो कहता है कि इसे पीछा करना कहते हैं। जून कहता है कि नहीं, मैं उसे फॉलो नहीं कर रहा था, मैं तो यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। तभी म्योंग ऊपर से चिल्लाता है कि तुम दोनों हमारे नए क्लाइंट को लेकर आए हो। अब रियो तो अपनी प्रैक्टिस के लिए चली जाती है और वही जून यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि वो एक घर बनाना चाहता था। उसके पेरेंट्स जल्दी वापस कोरिया आने की सोच रहे थे, तो वो यहाँ पर एक वेकेशन होम बनाने की सोच रहा था। म्योंग तो अपने इस क्लाइंट से खुश था, लेकिन कुछ इमरजेंसी की वजह से उसे घर जाना पड़ता है। तब ना चाहते हुए स्योंगो को उससे बात करनी पड़ती है। वो कहता है कि मुझे पता है कि घर बनाना तो तुम्हारा बहाना है, और उसकी इस कंसल्टेशन के लिए मना कर देता है। तो वो कहता है कि तो बहुत बुरा हुआ, मैंने तो सुना था कि तुम एक स्किल्ड आर्किटेक्ट हो, रियो ने बताया था। तो वो कहता है कि आगे से उसका नाम मत लेना और यहाँ पर दिखना भी मत, तुम्हारे और उसके बीच में सब कुछ खत्म हो गया है। वो कहता है नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारा रिलेशनशिप इतनी आसानी से नहीं टूट सकता, टाइम आने पर तुम्हें पता चल जाएगा, तुम देखोगे कि हमारा रिलेशनशिप किस तरह का है। तब वो कहता है कि मुझे पुरानी बातों से मतलब नहीं है, मुझे बस वो पता है जो रियो ने मुझे बताया। वो पूछता है कि तुम किस बेस पर ये कह रहे हो, फ्रेंडशिप के। तो वो कहता है नहीं, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ये सुनकर तो जून को बहुत जेलसी फील होती है।
वहीं रियो खाना बना रही थी तब स्योंग हो उसके पास आता है देखने के लिए कि वो सब कैसे कर रही है। तो जुन भी इसके पीछे पीछे आ जाता है, कहता है कि मैं भी तब जाऊंगा जब तुम खाना बना लोगी ताकि हम साथ में जा सकें। तब स्योंग हो कहता है कि मेरा ऑफिस है, तुम यहाँ पर नहीं रुक सकते, अगर तुम ऐसे करते रहोगे तो मुझे तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करनी पड़ेगी। वो दोनों बस बहस कर रहे थे तो रियो कहती है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, कुकिंग करते हुए मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। तो दोनों चुपचाप से बैठ जाते हैं। तब स्योंग को बैग से पॉपकॉर्न निकाल कर रियो को देने लगता है तो जुन छीन लेता है, कहता है कि तुम इस तरह की चीज मत खाओ, ये हेल्दी नहीं है, पर वो खा लेती है, कहती है कि ये बहुत अच्छा है। तब स्योंग हो और रियो अपनी कुछ पुरानी यादों को लेकर बातें करने लगते हैं। इससे तो स्योंग हो जुन को चिढ़ा रहा था। दूसरी तरफ पैरामेडिक टीम सारा काम खत्म करके वापस आती है। तब सब लोग डिनर पे जाते हैं। बातों बातों में सब डेटिंग के बारे में बातें करने लगते हैं। तो डैनो सबसे उनकी डेटिंग एक्सपीरियंस के बारे में पूछता है। फिर जब मैम से पूछता है तो वो कहते हैं कि मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है। तो उसका एक कलीग बताता है कि इसे मूवीज वाले सुपर हीरोज पसंद है, पर हाँ एक था जिसने उस दिन ट्रैफिक में हमारी हेल्प की थी, मड फ्लैट मैन। अब वो कुछ और बोले कि मोएम उसके मुंह में गरम गरम खाना ठूस देती है। इससे वो चुप हो जाता है। तब उसके और डैनो के लिए ये मोमेंट बहुत ही ऑकवर्ड हो जाता है। और वहाँ रियो ने खाना बना दिया था, फिर उन्हें खाना देती है, लेकिन अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगता है। स्योंग कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। उसे हॉस्पिटल चलने को बोलता है, लेकिन वो उसका हाथ हटाकर जून से कहती है कि तुम मुझे पकड़ो, और फिर उसके साथ चली जाती है। ये देखकर स्योंग को बहुत बुरा लगता है। नेक्स्ट हम हॉस्पिटल में देखते हैं जून उसकी पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर आता है। तो हमें पता चलता है कि 3 साल पहले रियो की सर्जरी हुई थी, उसे पेट का कैंसर था और वो उसके सेकंड स्टेज पर थी। तब उसकी कीमोथेरेपी हुई थी, जबकि वहाँ स्योंग ये सोच रहा था कि रियो ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्या वो मुझे पसंद नहीं करती, क्या जून को पसंद करती है। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।